बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से इंशाल्लाह हम अपने चैनल पर नावल सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। ये नावल ना सिर्फ मोटिवेशन से भरपूर होगा बल्कि इसमें बहुत सारी मालूमात भी दी गई हैं। जब से ऑनलाइन काम ज़ोरों शोर से शुरू हुआ है, इसके ज़रिए भी फ्रॉड और स्कैम बहुत बढ़ गए हैं। इस नावल में लिखारी ने इन सब स्कैम्स का बताया है कि किस तरह स्कैम्स हो रहे हैं और इनसे कैसे बचा जाए। इसलिए ये मुकम्मल नावल जो है वो आपको मुकम्मल मालूमात देगा। बहुत सारे जो फ्रॉड लोग होते हैं वो मासूम लोगों को किस तरह से अपने जाल में फंसाते हैं और उनसे बहुत सारे रकम ले लेते हैं। तो इस नावल में आपको इस बारे में मुकम्मल आगाही दी जाएगी, इसलिए ये नावल ज़रूर पढ़ें और मुकम्मल नावल पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। किस्त नंबर 2। गाड़ी झटका खा कर रुकी तो झटके से आइजल एकदम हड़बड़ा कर उठी। सीट की पुश्त से सर टिकाए न जाने वो कब नींद की वादियों में उतर गई थी। इसके यूं हड़बड़ा कर उठने पर दाइम खान ने एक सरसरी निगाह इस पर डाली और गाड़ी का दरवाज़ा वाक करता बाहर निकला। सारे रास्ते ही वो वक्फे वक्फे से इसे सोए हुए देखता रहा था। जो धोखा इस लड़की ने उसे दिया था, जिस अंदाज में वो इसके जज्बात के साथ खेली थी, इसका दिल चाह रहा था कि इस लड़की का हशर नशर कर दे, पर हर बार माँ की तरबियत आड़े आ जाती। इसके ख़ानदान में औरतों की इज़्ज़त की जाती थी, वो अलग बात कि ये लड़की इज़्ज़त की हकदार थी ही नहीं। इसने एक सख्त निगाह आइजल के मासूम चेहरे पर डाली और गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। आइजल भी इसकी तकलीद में बाहर निकली। वो वाकई एक पसमानदा इलाका था, जहाँ बाकी घरों की निस्बत ये कदरे बेहतर हवेली थी। लोहे के आनी गेट को वाक करता दाइम खान आगे बढ़ा तो ताहद निगाह खुले कच्चे सहन के बाद रिहायशी इमारत शुरू होती थी। एक तरफ जानवरों का बाड़ा था, जहाँ से भैंसों के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। आइजल ने हिरासा निगाहों से इर्द गिर्द देखा। ये माहौल इसके लिए नया था। खुले सहन के एक तरफ हैंडपंप लगा था, जबकि अब इन्हें सामने बरामदे में बिछी चारपाई पर एक फरबही माइल बैठी औरत हुक्का पीती इर्द गिर्द आती जाती लड़कियों से काम करवाती नज़र आ रही थी। दाइम पर नज़र पड़ते ही वो औरत खुशी से मुस्कुराती हुई चारपाई से उठ खड़ी हुई। मैं सदके जाऊँ, अरे मेरा पुत्र आया है। इस दफ़ा यहाँ आने में तूने बड़ी देर कर दी दाइम। वो औरत वालेहाना दाइम से मिलती दोनों हाथ से इसके सर पर प्यार देती गोया हुई। आइजल को इसके करख्त चेहरे और बड़ी बड़ी आंखों से खौफ महसूस हुआ। जी बुआ, बस कुछ मसरूफियत थी इसलिए पहले आ नहीं सका। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। वो इनके पास ही दूसरी चारपाई पर बैठता इस औरत से बातें करने लगा। आइजल अजीब बेबसी के आलम में हाथ मसलती वहीं खड़ी थी। ना किसी ने उसे बैठने का कहा, ना ही वो खुद बैठी। इसके वजूद से वो दोनों ही गाफिल हो चुके थे, पता नहीं जानबूझकर या अनजाने में। तो तू बैठ पुत्र, मैं तेरे लिए खाने का इंतज़ाम करवाती हूँ। वो बातें करती याद आने पर घुटनों पर वज़न डालती उठने लगी, जब दाइम बाउजरत इन्हें रोक गया। इस तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं बुआ, अभी ज़रा जल्दी में हूँ, जल्द दोबारा चक्कर लगाऊंगा। इंशाल्लाह फिर खाना खा कर जाऊँगा। दाइम उठ खड़ा होता आजिज़ी से गोया हुआ। अरे ये लड़की कौन है? इस औरत के दाइम के पीछे छुपी खड़ी लड़की पर शायद अभी नज़र पड़ी थी। दाइम ने एक गहरी सांस खारिज की। मरियम की शादी हो गई ना बुआ, इसकी जगह खाली है, अब तो इसकी जगह अब ये काम करेगी आपके पास। दाइम खान माथा खुजाता सुर्ख निगाहों से वहाँ काम करती लड़कियों को देखता गोया हुआ। अरे कैसा मजाक है पुत्र, ये शहर की नाजुक जान यहाँ के काम कैसे करेगी? बुआ कहकहा लगाती इसकी बात को मजाक का रुख देती गोया हुई। बिल्कुल करेगी बुआ, और सब कुछ करेगी। इसने एक तल्ख निगाह आइजल के हवाइयाँ उड़े चेहरे पर डाली और नज़रों का रुख वापस बुआ की जानिब किया। इसीलिए तो आपकी शागिर्दी में देकर जा रहा हूँ, जानता हूँ आप इसे अच्छे से ट्रेन कर देंगी। वो तल्खी से हंसा। वैसे भी ये सब कुछ सीख लेगी, क्योंकि इसके पास इनकार का जवाज़ नहीं है। बहुत नुकसान कर चुकी है मेरा, अच्छी खासी रकम ले चुकी है, तो ये काम करेगी ही करेगी। आइजल को लगा गोया वो अपने लफ्ज़ों के ज़रिए घूंट घूंट जहर इसके अंदर उंडेल रहा हो। इसने थूक निगलते खौफजदा निगाहों से इधर उधर देखा, जहाँ एक कोने में लड़की बर्तनों का ढेर लगाए हैंडपंप से पानी भरकर बर्तन धो रही थी, तो दूसरी तरफ एक लड़की जानवरों का चारा तैयार कर रही थी। यह माहौल इसके लिए अजनबी था, वो इस माहौल की परवरदा नहीं थी। ऊपर से खुद में गड़ी इस औरत की निगाहें एक सुनसनी सी आइजल के जिस्म में दौड़ी। दाइम खान बुआ से प्यार लेता वापस मुड़ चुका था, जबकि इसे गेट के जानिब बढ़ता देख आइजल का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। रज़िया, इस लड़की को काम समझाओ। उसे अपनी समातों से इस औरत की करख्त आवाज़ टकराती महसूस हुई। अंदर से एक लड़की बाहर आती दिखाई दी थी। आइजल ने चेहरा घुमाकर दाइम को देखा।
वो तकरीबन गेट के करीब पहुंच चुका था। आइजल ने आओ देखा न ताओ अंधाधुंध दाइम की जानिब भागी। वो लड़की रजिया और बुआ मुंह खोले हैरत से उसे देखने लगी। दाइम दाइम प्लीज़ रुकें, वो भागती हुई इसे आवाज़ें दे रही थी। इस गैर मुतवक्की आवाज़ पर दाइम ठिठक कर रुका, ताज्जुब से पलटा। तब तक वो इसके पास पहुंच चुकी थी। दाइम की आंखों में हैरत उभरी। दाइम प्लीज़ मुझे यहाँ मत छोड़कर जाएं, प्लीज़ प्लीज़ दाइम। वो दाइम की बाजू ज़ोर से दबोचे खुश्क पड़ते लबों पर ज़ुबान फेरती बार बार पीछे पलट कर देख रही थी। कपकपाते लब, हिरासा निगाहें, लरसता बदन। दाइम का दिल पसीजा। वो लड़की वाकई इस माहौल की परवरदा नहीं थी, इस माहौल से मानूस नहीं थी। प्लीज़ दाइम मुझे साथ ले जाएं, मुझे माफ़ कर दें, खुदा के लिए प्लीज़, मेरा जुर्म इतना बड़ा नहीं है, मैं आपको 4 लाख दे दूंगी। लेकिन छन से सारा फसूल टूटा था। दाइम के माथे पर जाबजा शिकनों का जाल बिछा। उसने सख्ती से अपनी बाजू पर मौजूद इसका हाथ झटका। काश कि तुम्हें अंदाज़ा होता कि तुम्हारी गलती कितनी बड़ी है। इसने आइजल के बाजू अपने सख्त गिरफ्त में जकड़ते इसका रुख अपनी जानिब किया, जबकि आइजल फट पड़ती निगाहों से उसे देखने लगी। स्वीट हार्ट, यहाँ तुम्हारी जान खलासी मुमकिन नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक नहीं। इसने एक झटके से इसकी बाजू छोड़ी, यूँ के वो लड़खड़ाती हुई सामने खड़ी बुआ से टकराई। संभालें इसे बुआ, खासी टेढ़ी चीज़ है, इसे ढील देंगी तो ये आपको तिकनी का नाच नचवा देगी। वो इस पर एक तहकीराना निगाह डालता बुआ से मुखातिब होकर इस आहनी गेट को अबूर कर गया, जबकि बुआ की सख्त जहरियाने गिरफ्त में वो पथराई निगाहों से इसकी धूल उड़ाती गाड़ी को निगाहों से ओझल होते देखती रह गई। अपने घर के दरवाजे पर हाथ रखा तो वो खुलता ही चला गया। बेसाख्ता इसने सुकून का सांस खारिज किया। ये भी बहुत था कि दरवाज़ा खुला था। यहाँ मज़ीद इंतज़ार नहीं करना पड़ा। पैदल चलने से सफ़ेद रंगत में सुर्खियाँ घुलने लगी थीं। सफ़ेद बेदाग स्कूल की यूनिफॉर्म में वो कोई छोटी सी गुड़िया ही मालूम होती थी। अरे बच्चों, शुक्र खुदा का आपके पास कुछ खाने को है, वरना मुझे लग रहा था शायद आज मैंने भूख से ही फोत हो जाना है। छोटा सा सहन अबूर करके वो लॉन्च में बैठी अफीफ़ा के हाथ में थामी बिरयानी की प्लेट देखकर नदीदों की तरह बैग वहीं सिंगल सोफे पर फेंकती धप से इसके पास बैठी। अफीफ़ा का मुंह की तरफ चम्मच ले जाता हाथ ठिठक कर रुका। जब वो इसके हाथ से प्लेट झपटती से चमकती निगाहों से देखने लगी। अफीफ़ा ने मुस्कुराते हुए सरनफी में हिलाते चम्मच प्लेट में रखा तो वो बिना देर किए चम्मच उठाती चावल खाने लगी। क्या जायका है बिरयानी का बच्चों। वो पहला नवाला मुंह में डालती ही आंखें बंद करती बिरयानी का जायका मुंह में घुलते महसूस करती गोया हुई। ना हंजार आते ही इसकी प्लेट पर कब्जा जमा लिया, ना तरीका ना सलीका, मुंह उठाकर घर आई और बिना कपड़े बदले बिना मुंह हाथ धोए दूसरों की चीज़ों पर कब्जा जमा लिया। गासिब कहीं की, खा जा मेरी बच्ची का हक। अरे तुझ जैसी ढीठबंदी भी ना देखी होगी मैंने आज तक। ज़रा जो हया या गैरत हो तुझ में। सारा फसूल लम्हों में टूटा था। मामी की गरजदार आवाज़ पर इसने झट से आंखें खोली। फरबही माइल सी गंदमी रंगत की हामिल मामी लाल भभूका चेहरा लिए इसके सामने खड़ी थी, जैसे बस ना चल रहा हो कि इसे ही कच्चा चबा जाए। इसके हाथ से चम्मच छूटकर प्लेट में गिरा जब मामी ने आगे बढ़कर इसके हाथ से प्लेट झपटी। माँ। अफीफ़ा ने माँ के यूँ प्लेट झपटने पर तड़प कर माँ को देखा। इससे पहले कि वो कुछ बोलती माँ ने हाथ उठाते उसे सख्ती से कुछ ना बोलने की वार्निंग दी। गुड़िया बेबसी से इन्हें देखती पाँव पटकती वहाँ से उठी और कमरे में जाकर ज़ोरदार अंदाज में दरवाज़ा बंद किया। ये गुस्से किसी और को दिखाना जाकर, दरवाज़ा तुम्हारे बाप ने नहीं लगवाया यहाँ। दरवाज़ा धाड़ की आवाज़ से बंद होते ही मामी गुस्से से फटी। इसी रफ्तार से दरवाज़ा वार करते इसने अपना सुर्खियाँ झलकाता चेहरा बाहर निकालते नाक चढ़ाई। मेरे बाप तक आप ना ही जाएं तो बेहतर है। गजाली आंखें, तीखी नाक पर धरा गुस्सा, बारीक पंखड़ी से नाजुक लब, सुर्ख सफ़ेद रंगत। वो खूबसूरती का एक शाहकार थी। जिस रफ्तार से दरवाज़ा खोला बात मुकम्मल करके वो वैसे ही धार से दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। इसके अंदाज देख मामी के तो सर पर लगी तलवों पर बुझी। एक तो कमबख्त को नज़र भी नहीं लगती थी। देखे तो ने इसके अंदाज़तवार। वो गुस्से से तिलमिलाती दरवाजे की जानिब इशारा करती बेटी से गोया हुई। माँ बच्ची है, अभी समझ जाएगी। आप भी तो प्लीज़ ज़रा ख्याल किया कीजिए, कितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर जाती हैं आप। वो तो ओ बस कर दे बीबी, बस कर दे, खुदा का वास्ता है तुम्हें। इसका वकील बनने को तुम्हारा बाप ही काफ़ी है। माँ वो बिन माँ बाप की बच्ची है, इसके माँ बाप। अफीफ़ा होठ चबाती मनमनाई जब मामी ने दृष्टि से इसकी बात काटी। तो क्या हमने मारे हैं इसके माँ बाप? इसके ददयाल में तो कोई इसकी सूरत देखने तक का रवादार नहीं, ना ही इतने सालों में किसी ने पलट कर देखा इसकी जानिब। कितनी बार बोला है तुम्हारे बाप को, छोड़ आए इसे वहीं जिनका ये खून है। न जाने किस मिट्टी का बना है वो शख्स भी। मजाल है जो कभी मेरी बात सुन ले। ये लड़की हक खा जाएगी तेरा। तुझे क्यों ये बात समझ नहीं आती? माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? वो
वो बच्ची है, माँ को टोकती वो फिर से मुनमुनाई, अपने हाथों से पाला है मैंने उसे, मेरी गुड़िया है वो। अरे कहाँ से तुझे वो बच्ची लगती है? हाँ। मामी जाते जाते वापस पलटती से जरा पर उतरी। इसका रंग रूप कद काट देखा है तूने? तेरे बराबर की लगती है। 7 सालों का जो फ़र्क है ना तुम दोनों में, वो महज गिनती के चंद हिंसों तक महदूद होकर रह गया है। और तू देख, पागल बनी फिरती रहती है इसके पीछे। कुछ अपना ख्याल भी कर लिया कर। इस साल पूरे 22 की हो जाएगी, फिर भर भर कर करीमें मुआ कर देती हूँ तुझे, पर मजाल है जो कभी तूने इस्तेमाल की हो। वो इसकी गंदमी रकत को देख कर गुलूगीर हो उठी। वैसे तो नहीं, मगर गुड़िया के सामने वाज़े इसकी रंगत दबती महसूस होती थी। मेरी बात कान खोल कर सुन ले फीफा, अगले हफ्ते लड़के वाले तुझे देखने आने वाले हैं। खबरदार जो वो करम जलीन के सामने आई तो। अरे मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है कि पिछली दफ़ा जो लड़के वाले तुझे देखने आए थे वो उसे पसंद कर गए। मामी कर्ब से कहती सोफ़ों के कुशन्स ठीक करने लगी, जबकि वो खामोश निगाहों से अपने हाथों की लकीरों को देखती गुमसुम सी बैठी थी। ये तो अभी शुक्र है कि वो आफत है 15 की, वरना तेरे बाप ने तो मेरे कलेजे पर पाँव रखते पहले उसे ही इसके घर का कर देना था। वो टेबल पर पड़े बर्तन उठाकर किचन में चली गई, जबकि अफीफ़ा ने इनके जाते ही तासुब ज़दा निगाह जू की तू पड़ी बिरयानी की प्लेट पर डाली और दूसरी निगाह बंद पड़े कमरे के दरवाजे पर। अफीफ़ा बिरयानी की प्लेट उठाकर माँ के पीछे ही किचन में गई। एक नज़र चाय बनाती माँ पर डालकर इसने ओवन में चावल गर्म किए। अब इसका रुख अपने कमरे की जानिब था। कमरे के दरवाजे के पास रुककर इसने एक गहरी सांस खारिज की और दरवाज़ा खोलकर अंदर बढ़ी। खुलने के आवाज़ पर बेड पर किताबें बिखराए इनके दरमियान में बैठी जर्नल पर सर झुकाए गुड़िया ने नाराज़ निगाहें उठाकर उसे देखा। यूनिफॉर्म वो तब्दील कर चुकी थी। स्याह प्लेन शलवार सूट में मलबूस इसकी रंगत दमक रही थी। रेशमी बालों की पोनी टेल बना रखी थी जो शानों और कमर पर झूल रही थी। इस पर वाकई एक गुड़िया का गुमान होता था। ओह शुक्र बज्जो आप आ गई, वरना यहाँ मैंने तो भूख से ही मर जाना था। अफीफ़ा के बेड पर बैठते ही वो अपने इर्द गिर्द बिखरी सारी किताबों को बेतरतीबी से एक तरफ करती चौकड़ी लगाकर इसके हाथ से प्लेट थामते चावल खाने लगी। अफीफ़ा इसे नदीदों की तरह खाते देखकर मुस्कुरा दी। सुकून से खाओ गुड़िया, कोई पीछे थोड़ी ना लगा है। अरे रहने दे बज्जो, अभी आपकी वो जलादी अम्मा जान आ गई ना, मेरे हलक से भी नवाला निकलवा लेंगी। इसने बमुश्किल पिछला नवाला निगलते भर कर चम्मच मुँह में डाला। ऐसी बात नहीं है गुड़िया। वो खजालत से बेडशीट के पिंड पर उंगलियां फेरती मनमनाई। बाज़-औक़ात गुड़िया की साफ़गोई से खामखा ही शर्मिंदा कर देती थी। ऐसी ही बात है बज्जो, आप और मामू इतने अच्छे हैं, पर मेरी मामी न जाने किस पर चली गई। इनका बस चले ना तो वक्त का पहिया मोड़कर मेरी अम्मी और अब्बू के साथ इसी गाड़ी में बिठाकर पूरी शिद्दत से एक्सीडेंट करवा दें और कहें लो गई नहुसत मारी, खस कम जहाँ पाक। वो भर्राई आवाज़ में सर झटकती खाने से हाथ रोक गई। गुड़िया अब तो मुझे हर्ट कर रही हो। आपको हर्ट नहीं कर सकती बज्जो, आप तो मेरी जान है। वो लाड से इसकी गर्दन में बाजू हायल कर गई। पर पता है क्या, वो मेरी सुतेली मामी है, सगी नहीं है। वो इसके कान के पास जाकर राजदाराना अंदाज में सरगोशियाना गोया हुई, जबकि अफीफ़ा खुलकर मुस्कुरा दी। बिल्कुल पागल हो, और ये ख़त्म करो, दरमियान में क्यों छोड़ दिए? अफीफ़ा इसके सर पर चपत रसीद करती इसकी तवज्जो प्लेट की जानिब मबजूल करवा गई। पता है मुझे, बिरयानी घर में नहीं पकी, आई है कहीं से, या शायद आपने मंगवाई है। वो इसकी गोद में सरकती लेट गई। मैंने आधी खा ली है, अब बाकी आधी आपकी है, वरना मुझे सच में लगेगा। वो बात बीच में छोड़ती संजीदगी से अफीफ़ा का मुंह देखने लगी। क्या? वो हैरत से मुस्तफसर हुई कि मैं आपका हक खा जाऊंगी। बात करते वो कहकहा लगाकर हंस दी, हत्ता के हंसते हंसते इसकी आंखों में नमी सिमटने लगी। मैं आपका हक खाऊंगी बज्जो? मैं 5 साल की थी जब अम्मी अब्बू की डेथ के बाद यहाँ आई। रातों को आपके साथ सोई, आपसे फरमाइशें की, आपसे नाज उठवाए, आपको तंग भी किया, आपके साथ खेली, आप पर रौब भी जमाया और हक भी। आपके साथ हंसी, आपके साथ रोई। बज्जो मैं आपका हक छीनूंगी? मैं मर ना जाऊंगी ऐसा सोचने से भी पहले? गुड़िया इनकी बातों को सर पर सवार ना करो। अभी तुम्हारी उम्र नहीं है इतना कुछ सोचने की। सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। मैट्रिक में अच्छे नंबर आने चाहिए। अफीफ़ा इसका ध्यान बटाने को बात बदला गई, लेकिन इसने तो शायद सुना ही न था। बज्जो मेरा बस चले ना तो एक लम्हे में अपनी रंगत आपको दे दूं। काश दे सकती। इसका लहजा भर्रा गया। नहीं तो काश मुझे कोई ऐसी करीम मिल जाए जो मेरी रंगत सांवली कर दे। कम से कम ये रोज़ के कंपैरिजन से तो जान छूटे। माय गॉड गुड़िया, क्या क्या फजूल बैठी सोचती रहती हो। वो तो शशदर रह गई थी इसकी बातों से। झटके से इसका सर गोद से उठाते से सीधा किया। वो नम सुर्ख आंखों से उसे देख रही थी। आई एम सॉरी बज्जो, रियली सॉरी। वो इसके गले लगती सरगोशियाना गोया हुई और अफीफ़ा इसे लगा गोया वो पत्थर की हो गई हो। इसने शिद्दत से अपनी गुड़िया को खुद में भींचा। एक आंसू इसकी आंख से टपका। सो जाओ मेरी जान, कुछ भी फजूल मत सोचो। अफीफ़ा ने भारी सांस सीने से खारिज की और इसकी कमर सहलाने लगी। बज्जो मैं आपके लिए बहुत दुआएं करती हूँ।
देखना आपके लिए कोई शहज़ादा ही आएगा, सब लोग देखते ही रह जाएंगे। मेरी दुआओं में बहुत असर है बच्चों, देखना कैसे रंग लाएंगी। बोलते बोलते इसकी आवाज़ मोटी होने लगी और देखते ही देखते वो नींद की गहरी वादियों में उतरती चली गई। अगला सीन, हड्डियों को ठिठुराती यख बस्ता रात में वहाँ कच्चे खुले सहन में धुंध के मरगोलों में लिपटे आसमान तले खड़ी आइजल की आंख से एक आंसू टूट कर फिसला। इसकी शाल का एक सिरा इसके कंधे पर था, जबकि दूसरा ज़मीन पर सजदा रेज था। कैचर में जकड़ी रेशमी आबशार की कई उलझी लटें गर्दन कैचर में जकड़ी रेशमी आबशार की कई उलझी लटें गर्दन में फैली थीं। काश आपके शहजादे ने मुझ पर यकीन किया होता बज्जो, काश तो आपकी गुड़िया आज इस हाल में ना होती। शायद मेरी दुआ में अब वो तासीर नहीं रही। एक हवक से इसके दिल से निकली। किस्त नंबर 2 ख़त्म शुद।